Students, welcome to my channel. In this video, we will discuss the chapter number 1 Environment of Class 7 Geography NCERT book. So let's start. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. यहाँ पे एक स्टोरी टाइप का दिया गया है. इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि जो है वो अपने स्कूल जाता है और ये नोटिस करता है, ध्यान देता है कि उसका जो प्लेग्राउंड था बिल्कुल स्कूल के बगल में वो डग्ड कर दिया गया, यानी खोद दिया गया है. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनेगा जिसमें ढेर सारे फ्लैट्स होंगे. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterfly is gone forever. रवि जो है वो ऑलमोस्ट उसके आँखों में आंसू आ गया था और जब उसने ये रियलाइज़ किया, जब उसे यह एहसास हुआ कि उसका जो प्लेग्राउंड था जिसमें सॉफ्ट ग्रास थे, मैरीगोल्ड्स थे और बटरफ्लाइज थे, वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे. He shared his feelings with his classmates. तब वो उसने अपने क्लासमेट्स यानी फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." अब उसके असेंबली यानी कि वहाँ जब प्रिंसिपल या टीचर्स के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या प्रेयर किया जाता है, उस असेंबली में प्रिंसिपल जो है वो बहुत उदास होकर के ये ऑब्जर्व किए और कहा उन्होंने कि देख रहे हो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरमेंट. फिर रवि के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है. तो उसने अपने क्लास टीचर से पूछा, यानी टीचर से पूछा जनरली कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर. तब टीचर ने यह बताया कि जो भी तुम अपने आसपास यानी सराउंडिंग यानी आसपास में तुम जो भी देख रहे हो वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है. रवि था अलाउड. रवि जोर से बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लास रूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट. रवि जो है वो चिल्लाते हुए ये कहा कि इसका मतलब हमारा स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर जो क्लासरूम में है और ये जो ओपन फील्ड है, रोड्स है, गार्बेज है, कचरा है और हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. यस, सेड द टीचर. टीचर ने कहा, हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. उन्होंने ये कहा कि हाँ, बट लेकिन ठहरो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचर ने क्रिएट किया है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज और एनिमल्स. पहाड़, नदियाँ, पेड़ और जानवरों को नेचर ने क्रिएट किया है. अदर्स आर मेड बाय पीपल्स. बाकी सब जो है वो मेड किया गया है इंसान के द्वारा. जैसे कि एग्जाम्पल में रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, यानी कि रोड, कार, क्लॉथ्स और किताबें. नाउ वर्क इन पेयर. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स. अब अपने एक ग्रुप बनाओ, अपने बगल में बैठे हुए फ्रेंड्स के साथ मिलके एक लिस्ट बनाओ जिसमें नेचर द्वारा फॉर्म किया गया और मैनमेड द्वारा बनाया गया चीज़ों का नाम लिखो. रवि, परमजीत, जिस्सी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list.
अब ये कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका नाम दिया गया है, ये सारे एक्साइटेड हो गए, उत्साहित हो गए ये लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, ये हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज क्यों होता है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने ये सवाल पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding, the teacher replied. अब इकबाल जो था उसने ये क्वेश्चन किया कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों होता है, तो उसके टीचर ने ये कहा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, ये सब हमारे ज़रूरतों के अनुसार होता है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, यह दिन ब दिन बढ़ता है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग, और कुछ कुछ समय पे डिस्ट्रॉय भी करते हैं नेचुरल सराउंडिंग को, ये टीचर ने रिप्लाई किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ दिया गया है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब जो हमारा लाइफ है उसको सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। अब हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए ज़मीन चाहिए, और ये सब जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, अब ह्यूमन बींग्स जो है वो ये नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, food is served in vessels and land is used to build factories। अब देखते हैं जो ये एयर है उसको पॉल्यूट कार फ्यूम्स के द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि कार्स में से जो धुआं निकलता है उससे हमारा एयर जो है वो पॉल्यूट होता है। वाटर जो है उससे हम पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड जो है वो वेसल्स में दिया जाता है, और जो लैंड जो है उसको हम लोग फैक्ट्रीज़ को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये कार ह्यूमन बींग्स ने बनाया, फिर वाटर को कलेक्ट करने के लिए पॉट बनाया, फूड को सर्व करने के लिए वेसल्स बनाया, और लैंड को यूज़ किया फैक्ट्रीज़ बनाने में। तो यहाँ पे दिया गया कि ह्यूमन बींग्स जो है उसने कार बनाया, मिल्स बनाया, फैक्ट्रीज बनाया और कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर किया। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे नेचुरल है, ह्यूमन मेड है और ह्यूमंस है। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल में क्या क्या है। तो यहाँ नेचुरल में है वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एयर में एटमॉस्फेयर है, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर और लिविंग थिंग्स में बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर देखते हैं हम लोग कि जो भी एटमॉस्फेयर में हवा है उससे एयर है उससे एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। लिथोस्फेयर में लैंड, जितना भी लैंड का पार्ट है उसे हम लिथोस्फेयर में डालते हैं। हाइड्रोस्फेयर यहाँ पे है, हाइड्रोस्फेयर में सारे वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, ओशन, वो सारे हाइड्रोस्फेयर के कैटेगरी में आ जाते हैं।
और जब ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो, ये तीनों, तब जाकर के बायोस्फेयर फॉर्म होता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है। ह्यूमन मेड, ह्यूमंस ने क्या क्या बनाया है? बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब ह्यूमन मेड है। ह्यूमन, अब ह्यूमन में यहाँ पे आ जाता है हमारा इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस। यहाँ पे ह्यूमंस में कई तरह का कैटेगरी किया गया है। जैसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हम तब कहते हैं जब एक पर्सन की बात होती है, तब इंडिविजुअल। फैमिली यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल विच लिव टुगेदर इज कॉल्ड फैमिली। कम्युनिटी, जब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तब हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। रिलीजन यानी धर्म। एजुकेशनल यानी कि जहाँ पे पढ़ाई होती है। इकोनॉमिक्स यानी कि जहाँ पे व्यापार होता है। पॉलिटिकल्स, ये है ह्यूमंस के कैटेगरी में। आगे देखते हैं हम लोग। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounded any living organism is called environment. अब यहाँ पे दिया गया है environment का definition। हम लोग ये कन्वर्जेशन से ये समझते हैं कि कहीं भी कोई भी प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो सराउंड करते हैं एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो रहते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना से हम ये समझते हैं कि जहाँ भी नेचर और ह्यूमन मेड एक साथ आता है तब वहाँ इन्वायरमेंट फॉर्म होता है। While natural environment refers to the both biotic and abiotic condition existing on the environment। यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में दो कैटेगरीज होते हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक। ये दो कैटेगरीज हुए। पहला है बायोटिक और सेकंड है एबायोटिक। ये दोनों हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक के बारे में दिया हुआ है जिसे हम समझते हैं। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा वर्ल्ड, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस चीज़ में जान है उसे बायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऐसे जो भी जिस चीज़ में जान है, जो वो जिंदा है, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक के कैटेगरी में आते हैं। एबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। अब जो इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब एबायोटिक की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे लैंड, और भी अगर एग्जांपल ले तो सी, वाटर, एयर, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं एक्सेट्रा। नेचुरल इन्वायरमेंट, land, water, air, plants and animals comprises the natural environment। लैंड, वाटर, ज़मीन, पानी, हवा, प्लांट, पेड़ पौधे और जानवर जहाँ भी रहते हैं वहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर्म होता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम द
प्रीवियस क्लासेस। अब आप लोगों ने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में जाना है। यहाँ मैंने डिस्कस भी किया। लिथोस्फेयर यानी लैंड का जितना भी पार्ट है उसे लिथोस्फेयर के कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर बॉडीज़ जितने भी हैं, जैसे लेक्स, ओशन, सी, ये सब जो वाटर बॉडीज़ होते हैं वो हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। एटमॉस्फेयर यानी हवा। बायोस्फेयर यानी कि जहाँ पे ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का कम्बिनेशन मिलेगा वहाँ पे बायोस्फेयर फॉर्म होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब इतना तो हम लोगों ने जाना। अब लिथोस और ये जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम लोग एक एक करके और डिस्कस करते हैं। तो लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है अर्थ का। इस डायग्राम के ज़रिए हम समझते हैं। लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ जो है इसका सॉलिड क्रस्ट या टॉप लेयर, यानी कि जो अर्थ का टॉप लेयर है इसे हम लिथोस्फीयर के कैटेगरी में डालते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो लिथोस्फीयर है वो रॉक्स, मिनरल्स से बनता है और कवर्ड रहता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की पतली सी परत से ये कवर्ड रहता है। इट इज़ एन irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. अब ये irregular surface यानी कि क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एकदम जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेन नहीं रहता है। अर्थ का सरफेस जो है वो कहीं पे माउंटेन होते हैं, कहीं पे प्लेटूज होते हैं, कहीं पे प्लेन यानी समतल होता है और कहीं पे वैलीज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेन्स नहीं है, मतलब एकदम समतल भूमि नहीं होती है। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप पे भी होते हैं और ओशन फ्लोर्स में भी होते हैं, यानी कि समुद्र का तो कहीं ना कहीं तो अब देख रहे हैं ऊपर से कि पानी है, बट कहीं ना कहीं तो उसका फ्लोर होगा, कहीं ना कहीं तो ओशन बेड होगा। तो वही ओशन फ्लोर पे वहाँ पे भी काफ़ी तरह के टाइप्स के लैंडफॉर्म होते हैं जो कि सीनियर क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि लिथोस्फीयर जो है ये डोमेन है जो कि प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, जंगल प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, यानी कि जानवरों को चरने के लिए, ग्रेज करने के लिए ग्रासलैंड्स रहते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए ज़मीन है। ह्यूमंस के सेटलमेंट्स के लिए भी लैंड है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये एक मिनरल का सोर्स भी है, यानी कि लिथोस्फीयर पे से हमें काफ़ी सारे मिनरल्स मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज़, लिथोस्फीयर यानी लैंड का सारा पार्ट, ये हुआ और यहाँ एटमॉस्फेयर, अच्छे से दिखाती हूँ, यहाँ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यानी एयर। ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये तीनों जब कंबाइंड करेंगे तो बायोस्फेयर बनेगा, बायोस्फेयर। अब हम लोग सेकेंड डोमेन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डोमेन है हमारा हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू एज अ हाइड्रोस्फेयर, यानी कि
जहाँ भी पानी है, जहाँ भी वाटर बॉडीज़ है, वो हाइड्रोस्फीयर के कैटेगरी में आता है. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. अब यहाँ पे कह रहा है कि इट कंप्राइजेज यानी इसमें जितने भी टाइप के वाटर के सोर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सोर्स हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा, जितने भी है वो सारे हाइड्रोस्फीयर के कैटेगरी में आ जाते हैं. इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाटर जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर. अब हम लोग तीसरा देखते हैं एटमॉस्फेयर को. द एटमॉस्फेयर जो है एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो कि पूरे अर्थ को सराउंड करके रखा है, यानी अर्थ पूरा एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है. यहाँ पे एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन हो जाएगा. द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. अब यहाँ पे अब देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो थिन लेयर ऑफ एयर है, वो ये लैंड से ऊपर है. तो अब हम ये सोच सकते हैं, डाउट आया होगा कि अब लैंड से ऊपर है यानी हवा में है, तो वो तो उड़ के अर्थ के बाहर भी जा सकता है. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जिस ऐसा फोर्स है जिससे हम लोग अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं उस फोर्स से. और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉरिंग हीट ऑफ द सन. और ये जो एटमॉस्फेयर का थिन लेयर है जो अर्थ के सराउंडेड है, यानी कि हम लोग एज्यूम करते हैं ये अर्थ है. अर्थ और एटमॉस्फेयर में हम लोग ये डालते हैं ब्लू कलर का. ये थिन लेयर मान लेते हैं, थिन लेयर है एटमॉस्फेयर. और इसे हम सन मान लेते हैं. तो सन से जो भी रेज आते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और अर्थ तक आते हैं, तो उससे एटमॉस्फेयर जो है वो रोक देता है अर्थ तक पहुंचने से. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारे तरह तरह के गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा. ये सब गैसेस हुए. और डस्ट और वाटर वेपर्स, यानी वाटर जब इवापोरेट कर जाता है तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है. ये सारे चीज़ एटमॉस्फेयर में रहते हैं. द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि जब भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं? कुछ भी अगर नंबर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज़ अगर डिक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली है एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हो रहा है. तो उस चेंजेस से वेदर और क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है, यानी वेदर और क्लाइमेट भी चेंज करेगा. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो दोनों मिलके बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ये एक नैरो जोन है जहाँ पे
अर्थ का नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ग्लॉसरी दिया गया है जिसमें इकोसिस्टम के बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। इतना लंबा चौड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसे इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। इकोसिस्टम में है कि एक सिस्टम है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स के ज़रिए इन्वामेंट में, और ये एक दूसरे को लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं और लेते भी हैं, और मटेरियल्स भी। तो वहाँ पे जहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है, यहाँ जहाँ सिस्टम बनता है ये सब चीज़ों का, वहाँ पे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ ये इकोसिस्टम का एक डिफिनीशन भी हो गया। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? अब यहाँ पे एक और स्टोरी दिया गया है, इसे हम रीड करते हैं। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लासेस वाज अटेंडिंग। एक एनसीसी का कैंप है जहाँ पे रवि के क्लास जो है वो अटेंड करने आया है, जिसमें जेसी एक्सक्लेम करती है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर। ये व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। अब ये डाउनपोर का मतलब बारिश होता है, जब बहुत तेज बारिश होता है तब का बात होता है, तब डाउनपोर कहते हैं। कहती है जैसे कि वाह कितना अच्छा बारिश हो रहा है, हैवी मतलब ज़्यादा बारिश हो रहा है, ये तो मुझे अपने केरला यानी कि जहाँ उसका घर है केरला में, उसको याद दिला रहा है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plants। यहाँ पे कितना बारिश होता है। कहती है कि यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स जो होते हैं, कोकोनट्स प्लांट्स भी जो होते हैं, यहाँ पे बहुत वर्षा होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन्ड। अब हीरा जो है वो जैसलमेर से है, वो कहती है कि वी गेट नो रेन्स, हम लोगों की तरफ बारिश नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम लोग सिर्फ कीकर और सैंड यानी बालू को देखते हैं। एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक हम नज़रों को दौड़ाते हैं वहाँ तक हम सिर्फ रेत, मिट्टी, बालू यही देखते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। रवि ये कहता है कि बट वहाँ पे कैमल्स भी हम मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे इमेज। ये पॉन्ड इकोसिस्टम में यहाँ पे डक है, डियर है, काऊ है, लोटस है, और ये सब कहाँ है तो पाउंड के आसपास है। यानी कि एक पाउंड के पास भी इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। हीरा सेज नॉट जस्ट एनिमल, हीरा कहती है कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं वहाँ पे रहते हैं। इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। अगर तुम वहाँ पे आओगे तो हमारे डेजर्ट्स में स्नेक्स, सांप, लिजर्ड यानी छिपकली और कई तरह के कीड़े मकोड़े भी तुम्हें देखने मिलेंगे। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे
people live vary from place to place. अब रवि ये आश्चर्य करते हुए कि यहाँ पे कितने तरह के एनिमल्स, वेजिटेशंस और लोगों का रहने का तरीका जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. अब टीचर ने ये रिप्लाई किया, हाँ क्यों नहीं. All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding. ये जो सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरमीडिएट अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं. ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं एक दूसरे पे. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. और ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, ये सारे चीज़ मिल करके और इस सारे सराउंडिंग्स भी मिल करके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम फॉर लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज रेन फॉरेस्ट जो है, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन और इवन अ स्मॉल पाउंड, ये सब के आसपास भी इकोसिस्टम फॉर्म हो सकता है और होता भी है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिएगा. रवि और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो जहाँ खेल रहे हैं, जिस प्लेग्राउंड में, जिस पार्क में, तो क्या ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है? अब यहाँ पे एक ग्लॉसरी दिया गया है बार्टर सिस्टम के बारे में. इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. अब ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें गुड्स जो है, सामान, गुड्स यानी कि सामान को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. विदाउट द यूज़ ऑफ मनी यानी कि बिना पैसों के. अब बिना पैसों के सामान कैसे एक्सचेंज होगा? तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ. जैसे ये एक आदमी है और ये एक दूसरा आदमी है. मान लेते हैं इसे केला चाहिए और इसे लैपटॉप चाहिए. तो ये जो है, ये व्यक्ति वो इससे इसका लैपटॉप, इसका केला लेगा इससे और ये अपना लैपटॉप देगा इससे. तब इस इंसान को लैपटॉप भी मिल जाएगा और इस इंसान को केला भी मिल जाएगा. यानी कि अपने सामान को एक्सचेंज करके ये सब अपने नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट. और कुछ इधर यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है. ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड. 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली टू देयर नीड. ह्यूमन बींग्स जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसे चेंज करते हैं अपने ज़रूरतों के अनुसार. एवरी ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग. हर इंसान जो है वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अनुसार ढालता है. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. और वो अपने सिंपल लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए जो उसे ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स है, उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए वो नेचर पे डिपेंड रहता है. विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड. ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज द इन्वायरमेंट. ह्यूमन्स जो है वो नए नए तरीके निकालते हैं और यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए.
दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को ग्रो करने का तरीका सीखते हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुपालन का तरीका सीखते हैं। और तो और लेड ए सेटल लाइफ, वो अपने लाइफ को सेटल करने के लिए भी सीखते हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. The wheel was invented, यानी कि पहली बार चक्का बना होगा, तो वही कह रहा है कि व्हील इन्वेंट किया गया था। फूड, सरप्लस फूड प्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, सरप्लस उससे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, यानी कि गुड्स को एक्सचेंज करना उस ट्रेड में होता है। बार्टर सिस्टम हुआ, इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ और कॉमर्स डेवलप्ड हुआ, यानी कि व्यापार डेवलप्ड हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये इनेबल किया लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि जब इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ तब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से सामान दूसरे जगह ले जाना, ये सब फास्ट हुआ। इंफॉर्मेशन रिवॉल्व मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन से कम्युनिकेशन और इजी हो गया और फास्ट भी हो गया पूरे वर्ल्ड में। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपको समर्स में यानी गर्मियों के टाइम में जूसी वाटरमेलन्स खाना इतना क्यों पसंद है, और हॉट रोस्टेड पीनट्स विंटर्स में खाना क्यों पसंद है? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है। Humans may learn to live and use their environment in a harmonious way. Humans जो हैं वो जीने का तरीका सीखा उन्होंने और environment को सही तरीके से यूज़ करना सीखा। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. रवि के जो क्लास में एक लड़की है, इसका नाम है न्यूरी, जो कि मिज़ोरम से है। वो बताती है लस ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में, जो कि जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ पे है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, वो देखती है रवि को उदास। किस लिए रवि उदास होता है? क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जो है वहाँ पे बिल्डिंग फॉर्म होने लगा। न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। न्यूरी जो है वो रवि को उदास देखकर उससे अपने घर पे इनवाइट करती है वेकेशंस में। क्यों इनवाइट करती है? क्योंकि उसके घर पास बहुत सारे लस ग्रीन सराउंडिंग्स, यानी बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे हैं न्यूरी के घर के पास। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. रवि के जो क्लास टीचर हैं, मतलब रवि के जो टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स को कहते हैं लैंडस्केप बनाने को, ड्रॉ करने को, और हाउसेस को ड्रॉ करने को, और एक्टिविटीज़ जो लोग काम कर रहे हैं उसको ड्रॉ करने को, और वैसे प्लेसेस जहाँ वेकेशंस में बच्चे जाते हैं उस जगह को ड्रॉ करने को कह रहे हैं हॉलीडेज़ में। यहाँ पे हमारा चैप्टर का होता है दी एंड, और इसी के साथ अब अगले चैप्टर के लिए बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe the channel. Thank you very much.